शादी के 10 साल बीत गए थे। शादी के बाद लीला कलकत्ते चली गई। लखनऊ बहुत कम माना जाना होता था। एक दिन जब उसके पति मिहिर ने ऑफिस से आते ही, लीला, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या हुआ? प्रमोशन हो गया क्या? उससे भी बढ़कर। जल्दी बताओ ना। तैयारी शुरू कर दो, हमारा ट्रांसफर लखनऊ हो गया है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी मम्मी को फोन करके बताती हूँ। लीला ने तुरंत फोन लगाया। माँ, मिहिर का ट्रांसफर लखनऊ हो गया है। कुछ ही दिनों में हम भी लखनऊ आ जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। नजदीक रहोगी तो कम से कम मिलना जुलना भी हो जाएगा। मैं तुम्हारे पापा को बता देती हूँ, खुश हो जाएंगे। महीने भर बाद ही उन लोगों ने महानगर में किराए का घर ले लिया था। लीला और बच्चे बहुत खुश थे। माँ का घर इंदिरा नगर में था। वहाँ आना जाना लगा ही रहता था। बल्कि माँ पापा उसके पास ही आए थे। घर सेट हो गया था। लीला काम खत्म करके माँ से गप्पे लगा रही थी। पापा सो गए थे। तभी अचानक उसने कबाड़ी वाले की आवाज सुनी। कबाड़ी वाले, रद्दी पेपर, लोहा, लक्कड़, शीशा, किताबें सब बेच डालो। लीला को बड़े दिनों बाद कबाड़ी वाले का इस तरह बोलना मन को उद्वेलित कर दिया। कलकत्ते में तो ऐसी भाषा सुनने को ही तरस गई थी। कोई हिंदी में बोलता ही नहीं था। अलबत्ता उसे ही बंगला भाषा बोलने का अभ्यास हो गया था। अभी उठने का मन तो कर ही नहीं रहा है, पर कितने गत्ते और कबाड़ पड़ा है, इसी को बेच दूं। ओ कबाड़ी वाले, रुकना जरा भैया। जी बताइए, क्या सामान है? माँ भी पीछे पीछे आ गई। उन्होंने देखा कि वो कबाड़ी वाला बिल्कुल पसीने से तर गया था। बार बार अपने अंगोछे से माथा पोंछ रहा था। पानी पियोगे भैया? दे दो माताजी, बहुत गर्मी है। माँ पानी और छाछ का ग्लास लेकर आ गई। पानी और छाछ पीकर वो, तबीयत हरी हो गई। अब बताओ बीवी जी, क्या कबाड़ में देने के लिए है? लीला ने स्टोर में पड़ा सारा कबाड़ उसे दिखाया। ये सारा उठा ले जाओ। अरे तौल तो लेने दीजिए बीवी जी। जो देना है देकर जाओ, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, 100 रुपए रख लीजिए। इतना सामान है, 100 रुपए ही हुए। माता जी, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। लाओ, वही पैसा दो और अब जाओ। माँ, चलो थोड़ा आराम करते हैं, अभी लंच का टाइम हो जाएगा। कबाड़ी वाला चला गया। ठग गया वो तुझे, ये लोग बहुत पैसे बनाते हैं। अरे माँ, इतना ही पैसा बना पाते तो गाड़ी में बैठकर रद्दी ना खरीदते, बेकार धूप में घूमते रहते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चे मोंटू और बबलू स्कूल से आ गए। आते ही उधम मचाना शुरू कर दिया। मोंटू, जाओ, ऊपर नाना जी सो रहे हैं, खाने के लिए बुला लाओ। दोनों साथ साथ दौड़े और सीढ़ियाँ फंगालते हुए ऊपर पहुँच गए। नाना जी चलिए खाना खा लीजिए। नाना जी ऊपर से आए। खाना पीना खाकर लीला ने होमवर्क कराने बिठा दिया और माँ पापा आराम करने लगे। 6 बजे बच्चे दूध पीकर खेलने चले गए। तभी मिहिर भी आ गया। चाय पीते पीते ही, आज कबाड़ी वाले को बुलाकर सब कबाड़ बेच दिया मैंने। कौन सा कबाड़? अरे वही स्टोर वाला। अरे उसमें कुछ जरूरी कागजात की फाइल भी थी। अरे मैंने कहा तो था कि संडे को बैठकर थोड़ा देख लेंगे, फिर कबाड़ को बेच देंगे। मैं तो सुनी ही नहीं। फिर जरूरी कागजात उस कबाड़ में रखने की क्या जरूरत थी? टाइम कहाँ मिला, आते ही बच्चों के एडमिशन, गैस कनेक्शन, दुनिया भर की भागी दौड़ी में फंस गया और उस पर से ऑफिस भी ज्वाइन करना था। फिर तुमने देख कर नहीं दिया था उसे, पूरी फाइल ही थी। नहीं, मैंने तो उसको कह दिया कि स्टोर में से उठाकर ले जाए। यार तुम भी गजब करती हो। आजकल शहर में कच्चा बनियान गिरोह इतना सक्रिय हो रहा है। रोज का पेपर इन्हीं वारदातों से भरा हुआ है और तुम अनजान लोगों को घर में घुसा लेती हो। दिन में थोड़ी कच्चा बनियान वाले आते हैं, वो तो रात में आते हैं। हाँ, दिन भर आप जैसी महिलाओं के जरिए घर की रेकी करते हैं और रात को अंजाम देते हैं। तब तक बच्चे भी खेलकर आ गए थे। मम्मी पापा की झगड़ने की आवाज सुनकर नाना जी के पास चले गए। आओ बच्चों, आज क्या हुआ स्कूल में? नाना जी, ये कच्चा बनियान वाला गिरोह क्या करता है? वो डाकू हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है
उनके घर आकर पैसे लूट ले जाते हैं और जब कोई देना नहीं चाहता तो उसे मारते पीटते भी हैं। नाना जी, हमारी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं। क्या वो लोग हमें भी मार पीट कर हमारे पैसे छीन ले जाएंगे? अरे नहीं बच्चों, यहाँ कोई नहीं आएगा। जाओ खेलो तुम लोग। बच्चे मम्मी के पास गए तो वो रसोई में व्यस्त थी। बबलू, हम लोग अपनी गुल्लक मम्मी की अलमारी में छुपा देते हैं, तब वो डाकू हमारे पैसे लूट नहीं पाएंगे। अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझको पता है। मोंटू एक स्टूल खींचकर उस पर चढ़ गया और अलमारी के ऊपर से चाबी उतारकर गुल्लक अलमारी में रख दिया। दोबारा स्टूल पर चढ़कर चाबी अलमारी पर रखने में ही पैर लड़खड़ा गया और मोंटू धड़ाम से नीचे गिर गया। मम्मी, मैं गिरा। दोनों के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर मम्मी पापा भागते हुए आए। अरे क्या हुआ? नीचे कैसे गिर गए? बच्चे चुप। बोलो क्या हुआ? मोंटू बार बार अपना हाथ पकड़कर रोए जा रहा था। मिहिर ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वो चीख पड़ा। नहीं पापा, नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मोंटू बेहोश हो गया है, पानी लाओ कोई। मिहिर ने मोंटू के मुंह पर पानी का छींटा मारा तो उसने आंख खोल दी। पापा, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। चलो अस्पताल चलते हैं। माँ, तुम दरवाजा बंद कर लो, हम अभी आते हैं। वो लोग जैसे ही बाहर निकले, स्कूटर स्टार्ट किया तो देखा सुबह वाला कबाड़ी वाला गेट खोलकर भीतर आ रहा है। ये कौन है? अरे इसी को तो सुबह कबाड़ दिया था सारा। क्या हुआ? इतनी रात को किस लिए आए हो? बीवी जी, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बस 8वीं पास हूँ। कबाड़ में एक फाइल पड़ी थी, उसमें कुछ बिल रखे हुए थे, वही लौटाने आया था। मैंने सोचा शायद आपके काम का ना हो। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी हमें देर हो रही है, अस्पताल जाना पड़ रहा है। अभी फाइल दे दो, तुम कल आना। सब ठीक है ना? अस्पताल इतनी रात को? कोई बीमारी है क्या? ये मेरा बेटा गिर गया था, इसके हाथ में चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे जल्दी चलो भी, देर हो गई तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। बीवी जी, क्या एक बार मैं देख लूं मुन्ना को? तुम क्या डॉक्टर हो? जी डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत हड्डी बैठाना जानता हूँ। माँ और पापा भी गेट बंद करने बाहर आ गए थे। मिहिर, एक बार इसको मोंटू को देख लेने दो, क्या पता कुछ जानता हो। मिहिर गुस्से में स्कूटर से उतरकर भुनभुनाते हुए अंदर चले गए। भैया, कहाँ दर्द है? मेरा हाथ नहीं उठ रहा है अंकल, छूना नहीं। आ, आ। माता जी, थोड़ा सरसों का तेल गरम करके ले आइए। माँ सरसों का तेल लेकर आई। कबाड़ी वाले ने हाथ में तेल लगाया और मोंटू की गर्दन के पास तेल मलते मलते उसकी गर्दन एक झटके से दूसरी तरफ घुमा दी। मोंटू चीखा। मिहिर गुस्से में बाहर आ गया। हो गई तुम लोगों की मनमानी। हो क्या रहा है यहाँ? पापा, मेरा दर्द ठीक हो गया। क्या कह रहा है? सच्ची पापा, ये देखो, अब तो मैं हाथ हिला भी सकता हूँ। साहब, कभी कभी हड्डी उतर जाती है, बैठा देने से ठीक हो जाती है। मुन्ना की हड्डी जरा सी उतर गई थी, अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ भाई, इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाकर जा रहे हो, ऊपर से फाइल भी लौटाने आ गए। बच्चों को मिठाई खिलाने के पैसे तो ले लेते। हजूर, बच्चे यहाँ रहते ही नहीं हैं, और इस हुनर के पैसे ले लूंगा तो ये विद्या खत्म हो जाएगी। फाइल वापस करना मेरा फर्ज था। थोड़े पढ़े लिखे होने का कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। इतना कहकर वो फाटक खोलकर जा रहा था। सब लोग आश्चर्यचकित से उसे देखते रहे। कुछ लोग कपड़ों से गरीब होते हैं, पर दिल के बहुत अमीर होते हैं। गरीब कबाड़ी वाला कुछ पल के लिए मिहिर को अपनी ही नजरों में गिराकर ठाठ से चला गया। रवि और मोना हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों अनाथालय में पले बढ़े थे। अनाथालय का मालिक बहुत ही चालाक आदमी था। बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं देता था। एक बार, ये कैसी दाल है? इसमें पानी ज्यादा और दाल कम है। तेरे बड़े नखरे हैं, खाना है तो खा, वरना अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले। मुझे इतना रद्दी खाना नहीं खाना है। जा भागे यहाँ से, बड़ा आया बढ़िया खाना खाने वाला। रवि तिल मिलाकर वहाँ से बाहर चला गया।
मोना भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। रवि, अब हमें भूखे ही रहना होगा क्या? चल, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। दोनों बच्चे अनाथालय से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रवि, हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? आज रात को तो इसी पेड़ के नीचे ही सोना होगा। पर रवि, मुझे बहुत डर लगेगा यहाँ। चलो अंदर चलते हैं, उस मालिक से माफी मांग लेते हैं। नहीं मोना, उसने हमारे साथ बहुत खड़ूस व्यवहार किया। हम अनाथालय में नहीं जाएंगे। मोना और रवि दोनों पेड़ के नीचे भूखे ही चुपचाप सो गए। सुबह सुबह एक बुढ़िया उनके पास आई। बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खिला दो। अम्मा, हम तो खुद ही कल से भूखे हैं। मोना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बताई। अच्छा रुको, मेरे झोले में देखती हूँ कुछ खाने लायक है क्या। बुढ़िया ने अपने झोले में देखा तो लाल गाजर पड़ी थी। उसने गाजर मोना को थमा दी। लो बेटी, इसमें से थोड़ा उसको भी दे दो, कुछ तो पेट में जाएगा। मोना ने गाजर के 3 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा रवि को दिया, एक उस बुढ़िया को दे दिया और बचा हुआ टुकड़ा खुद खाने लगे। लेकिन ये क्या, वो गाजर तो खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी अनाथालय का मालिक दनदनाता हुआ और उन दोनों के कान पकड़कर उन्हें लेकर अंदर चला गया। तुम लोग पूरी रात बाहर क्यों रहे? आपने ही तो कहा था कि हम यहाँ से भाग जाएं। आज के बाद यहाँ से बाहर निकले होगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। दोनों चुपचाप अपने कमरे में बिछाए हुए बिस्तर पर जाकर बैठ गए। तभी अनाथालय की जलपान की घंटी बजी और उनको भी उठकर जाना पड़ा। रवि, आज नाश्ते में गाजर का हलवा है, पर सबकी प्लेटों में 2-2 चम्मच ही रखा हुआ है। रवि को पता नहीं क्या सूझी। उसने गाजर का बचा हुआ टुकड़ा हलवे की प्लेट में रख दिया। लेकिन ये क्या, गाजर रखते ही वो हलवे की प्लेट भर गई। तू भी अपनी गाजर अपने प्लेट में रख दे। मोना ने भी अपनी गाजर प्लेट में रख दी और उसकी भी प्लेट में गाजर का हलवा पूरा भर गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। रवि, ये गाजर साधारण नहीं है, ये तो जादुई गाजर है। रवि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों ने हलवे की प्लेट पूरी साफ कर दी। जितना ही खाते जाते थे, हलवा उतना ही भरता जाता था। जब उनका पेट भर गया तो उन दोनों ने अपनी गाजर उठा ली और अपने स्थान पर आकर बैठ गए। रवि, आज तो बड़ा मजा आया। कितने दिनों के बाद भरपेट भोजन मिला है। हाँ, लेकिन इस गाजर के बारे में हमें किसी को नहीं बताना है। रवि नहाने के लिए जा रहा था। वो मालिक के कमरे के पास से गुजरा। तभी उसके कानों में आवाज सुनाई पड़ी। मालिक किसी से कह रहा था, मैं सोच रहा हूँ इस महीने रवि को ही राक्षस के पास भेजना होगा, क्योंकि इसने मेरी नाक में दम कर दिया है। रोजाना खाने में कोई न कोई नुकसान निकालता है। कभी कहता है खाने में बाल है, कभी कहता है चावल में कंकड़ है, और कभी कहता है आज दाल में नमक ही नहीं है। आज ही उसको ले जाना होगा। रवि ने सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो भागते हुए मोना के पास आया। मोना, आज मालिक मुझे बलि चढ़ाने के लिए राक्षस के पास लेकर जाएगा। वो हर महीने एक बच्चे की बलि चढ़ाता है। मैंने अपने कानों से सुना है। कौन सा राक्षस? तब रवि ने उसको सारी बात बताई। रवि, तुम इस गाजर को अपनी जेब में रख लेना। वो राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शायद यही ठीक होगा। थोड़ी देर बाद ही मालिक उसके पास आया और अपने साथ उसे अपने कमरे में लेकर गया। उसे खूब अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी। रवि, मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर बहुत चिल्लाता हूँ ना। मुझे आज अपने गलती का एहसास हो गया है। उस दिन मालिक ने रवि के साथ पूरे दिन बहुत अच्छी तरह से बातचीत की। शायद उसका मन बदल गया है। लेकिन शाम होते होते, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। सिर्फ हम तुम ही जाएंगे। इस बारे में किसी से कुछ भी मत बताना। रवि को समझ में आ गया था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन मरता क्या न करता, उससे उसके साथ जाना ही पड़ेगा। वो अपने कमरे में गया। उसने तुरंत गाजर अपनी जेब में रख लिया। मोना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस अनाथालय के मालिक को पुलिस के हवाले कर देना। रवि, ऐसा कुछ नहीं होगा।
मालिक उसे एक जंगल में ले गया। जाते जाते उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। गुफा के बाहर जाकर मालिक ने आवाज लगाई, हे राक्षस देवता, आ जाओ, तुम्हारी शिकार तुम्हारे सामने खड़ा है। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला गया। रवि डर के मारे कांप रहा था। तभी गुफा के सामने से एक चट्टान खिसकने लगी। दरवाजा खुला और एक भयानक राक्षस हुंकार भरते हुए रवि के सामने खड़ा था। रवि को देखते ही ये तो बहुत मोटा ताजा शिकार है, आज पेट भरकर खाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने रवि को हाथ लगाया, रवि ने गाजर से उस पर वार कर दिया। गाजर का वार होते ही वो राक्षस चीखने चिल्लाने लगा। ऐसा लगा कि उसके शरीर में करंट लग गया हो। अचानक वो राक्षस रवि के ऊपर टूट पड़ा। रवि ने अपने हाथों से गाजर नहीं छोड़ी। उसने गाजर को उसके सिर पर दे मारा। अचानक राक्षस ने झपटकर रवि की गर्दन पकड़ ली। गाजर का वार होते ही उस राक्षस की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी गर्दन पर राक्षस के हाथों की पकड़ और अधिक मजबूत हो गई। अब तुम नहीं बच सकते। रवि ने दोबारा वो गाजर उसके हाथों पर दे मारी। उसने जैसे ही उसके हाथों पर गाजर से वार किया, उसके दोनों हाथ कटकर अलग हो गए। राक्षस छटपट उठा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। रवि की गर्दन उसकी पकड़ से छूट गई। रवि ने गाजर से तलवार की तरह उसके शरीर पर दनादन कई वार किए। आखिरी वार पड़ते ही एक आग का गोला उठा और आसमान में उड़ गया। अब तो इसका काम तमाम हो गया, मुझे मोना के पास जाना होगा। रवि वहाँ से किसी तरह भागते हुए अनाथालय की तरफ आया। उसी पेड़ के नीचे उसे वो बुढ़िया बैठी हुई दिखाई पड़ी। अम्मा, आज तुम्हारी इस गाजर ने मुझे बचा लिया। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। तब उसने उसको सारी बात बताई। जरा गाजर मेरे हाथ में देना तो। बुढ़िया ने जैसे ही गाजर हाथ में ली, वो तुरंत स्वर्ग से उतरी एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। उसको देखते ही रवि बिल्कुल भौचक्का रह गया। आप कौन हैं? मैं एक अप्सरा हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण एक महर्षि ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए मैं ये जीवन जीने पर मजबूर थी। श्राप देने वाले महर्षि के सामने बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर जब तुम किसी का जीवन बचाओगे और कोई नेक काम करोगे, तभी तुम अपने असली रूप में आ पाओगी। मेरी दी हुई गाजर ने तुम्हारी रक्षा की और इस राक्षस का नाश कर दिया। शायद इसलिए मुझे मेरा असली रूप मिल गया है। मेरे जैसे बहुत से बच्चे इस अनाथालय में एड़ियां घिस घिस कर जीवन जीने को मजबूर हैं, और इस अनाथालय का मालिक एक एक करके सभी बच्चों की बलि देता है। आप किसी तरह से अनाथालय को उस दुष्ट से मुक्त करा दीजिए। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। तुम अपने गाजर के एक ही वार से उस मालिक का काम तमाम कर देना। वो दोनों अनाथालय में पहुँचे तो मालिक रवि को देखते ही कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। रवि ने वैसा ही किया। रवि के गाजर से वार करते ही मालिक कुर्सी पर बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। अरे जल्दी आओ, देखो हमारे मालिक को क्या हो गया। जब डॉक्टर आया तो इनके पूरे शरीर पर लकवा मार गया है। मालिक लकवाग्रस्त हो गया था, इसलिए उस अनाथालय का इंचार्ज बदल गया और सभी बच्चे सुख से रहने लगे। रवि, अब मेरा स्वर्ग जाने का समय आ गया है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी, इस गाजर को हाथ में लेकर मुझे बुला लेना। मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगी। अब रवि और मोना के साथ सभी बच्चे अनाथालय में बहुत खुश थे। नई मालकिन बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी।